big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we will be solving the ICSE English Language Specimen Paper for 2023 examination. Okay, ICSE ने इस बार जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा फॉर क्लास 10th उसमें उन्होंने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसको बहुत ज़्यादा मर्ज कर दिया है, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रामर में मोस्टली MCQs दिए गए हैं. ओके तो सबसे पहले नाउ इन दिस पेपर व्हाट वी विल स्टडी एक्चुअली, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या लिखना है, बट आई विल टेल यू कि आपको जो लिखना है वो कैसे लिखना है. व्हाट पॉइंट शुड कम अंडर इट, क्या क्या चीज़ें जो हर एक ऐसे में आनी चाहिए. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन. एक PDF था एक दैट आई हैव सेंड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, ये भी हम आपको वहीं भेज देंगे. ओके इसके अलावा एक वीडियो था जो हमने बनाया था जिसमें लिखा था नॉट टू डू लिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे राइटिंग, तो वही चीज़ हम लोग आज इसमें फिर से इंक्लूड करेंगे. सी द होल वीडियो. इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. और यही स्पेसिमेन पेपर के जैसा पेपर आपका 2023 एग्जामिनेशन में आएगा. दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1. आपका जो पेपर होगा इट विल बी ऑफ 80 मार्क्स. ओके एंड इट विल बी ऑफ 2 hours. द पेपर विल बी रिटन ऑन अ शीट प्रोवाइडेड सेपरेटली. ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स दिए जाएंगे, दैट विल बी योर रीडिंग टाइम. वो रीडिंग टाइम जिसको आपको फुली यूटिलाइज करना है. क्यों? ऐसे है, चूज़ योर बेस्ट ऐसे. फंक्शनल ग्रामर है, उसको एटलीस्ट रीड करके सिलेक्ट कर लो. लिखना कुछ नहीं है आपको क्वेश्चन पेपर पे भी, ठीक. एंड जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन को रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस. इन 15 मिनट में आपको क्या करना है, दिस आई एम टेलिंग. और नोटिस ईमेल को फ्रेम कर लो. उसके अलावा नेक्स्ट इज़ लेटर राइटिंग. चूज़ योर बेस्ट लेटर कि आपको किस पे सबसे ज़्यादा कमांड है, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल. ओके देन यू हैव टू स्पेंड दिस टाइम रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर इज़ अ टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर्स. मतलब कि जो 2 घंटे दिए गए हैं वो राइटिंग के लिए हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस. द इंटेंडेड मार्क्स विल बी गिवन इन ब्रैकेट. जैसे कि ये आपको जो सबसे पहले होता है ऐसे राइटिंग होता है, दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स, ठीक. फिर उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पर प्लीज़ डोंट स्पेंड मोर देन 30 मिनट्स. 30 मिनट से ज़्यादा आप मत स्पेंड किया करो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका ऐसे राइटिंग है उस पर. और 20 मिनट से ज़्यादा मत स्पेंड करो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर लेटर राइटिंग, ठीक. तो इस पर बहुत ज़्यादा मत स्पेंड करना, ओनली 20 मिनट्स आर सफिशेंट. उसके बाद इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में डू नॉट स्पेंड मोर देन 30 मिनट्स, ऑलरेडी सेड. नाउ यू हैव टू राइट द कॉम्पोजिशन इन 300 to 350 वर्ड्स. देखो 300 वर्ड्स कैसे काउंट कर सकते हो कि एक पूरा आपके पास पेज है, कंसिडर इट एज 100 to 150 वर्ड्स आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग. तो प्लीज़ डोंट राइट लेसर दैन 3 पेजेस. और अगर बहुत छोटी भी राइटिंग है तो एटलीस्ट 2.5 पेजेस का आपका ऐसे होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम कॉपी जो आपको बोर्ड प्रोवाइड करता है, जो A4 शीट साइज़ की कॉपी होती है, उसके अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग, ठीक. फिर इसमें लिखा हुआ है, सेकेंड थिंग इसमें लिखी है, सी फर्स्ट इज़ द शॉर्ट स्टोरी दैट इन दैट देयर इज़ अ टाइटल लॉस्ट एंड फाउंड. अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एक ओरिजिनल स्टोरी लिख सकते हो. व्हाट डज ओरिजिनल स्टोरी मीन कि प्लीज़ डोंट टेक एनी थिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स. जो आपने लिटरेचर में आज तक पढ़ा है, किसी भी स्टोरी को, किसी भी मूवी को इसमें कॉपी मत करो. बी ओरिजिनल, ये आपको इसमें लिखना है. दूसरी चीज़ की स्टोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओके तो उसके लिए हमने एक सेपरेट पार्ट इसमें तैयार रखा हुआ है, ये आपको इसमें हम समझा देते हैं. सबसे दिस आई हैव मेड फॉर क्लास 12. जब आप लोग क्लास 12 में जाओगे तो आप लोग को भी ये वाला पार्ट और सही लगेगा पढ़ने में. सबसे पहले देखो स्टोरी राइटिंग में ओपनिंग सेंटेंस, इन केस कोई ओपनिंग सेंटेंस है इसमें नहीं है लॉस्ट एंड फाउंड में, छोड़ दो. इट शुड नॉट बी नैरेटिव. ये जो है ये नैरेटिव जो आपकी फर्स्ट वाला पॉइंट था दैट इज़ द स्टोरी राइटिंग, वो नैरेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक. डोंट प्लेगराइज, मतलब कि आपको जो भी स्टोरी लिखनी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए. ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस वैसी होनी चाहिए जैसे क्वेश्चन में दिया है. अगर इसमें नहीं दिया है इट्स ओके. फर्स्ट या थर्ड पर्सन में रिटन होनी चाहिए. फर्स्ट या थर्ड पर्सन का क्या मतलब है कि या तो इट शुड बी आई और ही शी
दे, ऐसे करके रिटन होनी चाहिए। और ये सारे उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले प्लॉट, कि आपकी जो स्टोरी है वो उसकी एक व्हाट इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट, दैट इज़ द प्लॉट। ओके, सेकंड कि उसकी एक सेटिंग होनी चाहिए, कहाँ पर उसको किया गया है। स्टोरी हवा में तो नहीं उड़ रही होगी ना कि सारे कैरेक्टर्स हवा में उड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको किया गया होगा, वो उसमें लिखोगे। कौन कौन से उसमें कैरेक्टर्स हैं एंड डिस्क्राइब देम, प्लस उसमें क्या होना चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। एंड लास्ट देयर शुड बी अ लॉजिकल एंडिंग एज वेल। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ये वाला जो पीडीएफ है ऐसे राइटिंग का, वो हमने आपको सेंड कर दिया है टेलीग्राम पर, डीवा क्लासेस नाम से है। यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पॉइंट, लॉस्ट एंड फाउंड, कि कोई चीज़ जो खो गई वापस मिल गई, तो उसमें यू हैव टू फ्रेम अ स्टोरी दैट शुड बी ओरिजिनल। Second is imagine a situation where your mother has been unwell. You had to help her. Explain what you did and what you learned from the experience. देखो narrative essays हमेशा narrative हो, argumentative हो, descriptive हो, ये सारे essays हमेशा age appropriate होते हैं। तो write according to your age। और उसके बाद आप इसमें narrative essays में क्या क्या चीज़ें लिखोगे, जैसे इसमें सबसे पहला वाला पार्ट था नैरेटिव का, लेट मी सर्च इट। डिस्क्रिप्टिव के बाद नैरेटिव, हाँ, एज अप्रोप्रिएट पर्सनल एक्सपीरियंस, सारे एस्पेक्ट्स होने चाहिए। अब कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें, एस्पेक्ट्स इन द सेंस कि जो आपको, देखो यहाँ पर लेटर में, ऐसे में उन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है, दैट आपको इमेजिन करना है दैट योर मदर हैज़ बीन अनवेल, ठीक, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपने उनको हेल्प किया, यू हैड हेल्प्ड हर। एंड यू, हाउ डिड यू हेल्प हर, आपने उनके लिए क्या किया उनको हेल्प करते टाइम, वो आपको इसमें लिखना है। देन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस से आपको क्या मिला। तो पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट, शी इज़ अनवेल, व्हाट हैज़ हैपन टू हर, ये आप उसमें बताओ। आपने उनको हेल्प किया, आपने एक इनिशिएटिव लिया कि ठीक है टुडे आई विल मेक द फूड, और यू विल हेल्प हर एनी वे, जैसे भी आपको समझ में आता है आप उनको वैसे हेल्प करो। एक्सप्लेन व्हाट यू डिड, आप बताओ कि आपने क्या किया। एक्चुअल में हेल्प तो करनी थी, मैं गया उनके पास, मैंने उनसे बोला, उसके बाद बताओ कि आपने क्या किया। एंड लास्ट की उस एक्सपीरियंस से आपको क्या चीज़ समझ में, अगर आप कुकिंग भी लेते हो कि हाँ हमने कुक किया या कुछ हमने डिश बनाई, तो टेल दैट यू हैव मेड समथिंग, जिससे आपको ये पता चला कि दैट कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल, इट इज़ नॉट मीन्स इट इज़ अ बेसिक लाइफ स्किल जो सबको आनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बिगिन करो कि एक सिचुएशन जो उन्होंने दी है उसको एक प्रॉपरली फ्रेम करो कि हाँ, yesterday night when I was sleeping my mother had a little cough, she was sneezing also and next day she had fever, ठीक, ऐसे करके। उसके बाद राइजिंग एक्शन होना चाहिए कि हाँ ठीक है, now I asked her to let me help her and then I went to the kitchen where I even did not know where all the spices are and it was my first time to make some food, ठीक। फिर उसका क्लाइमैक्स क्या होता है, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, कुछ भी बना रहे हो उसमें एक सडन ट्विस्ट आता है, जिसमें मूवीज़ होती है तो सब ऐसे करके बैठे होते हैं, तो दैट इज़ अ क्लाइमैक्स। फिर उसके बाद फाइनली आप चीज़ों को बना रहे हो, इट विल बी द फॉलोइंग एक्शन एंड देन आपने उससे क्या लेसन लर्न किया। दिस इज़ योर नैरेटिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा जाता है। ऐसे राइटिंग की एक चीज़ हमेशा याद रखा करो, वेन एवर यू राइट एन ऐसे पुट योर हार्ट इनटू इट। इसका क्या मतलब है, एग्जामिनर कभी भी आपका ऐसे पढ़े ना तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ, उसको मतलब आपके ऐसे से सब कुछ इमेजिन होना चाहिए। जैसे आप कोई स्टोरी रीड करते हो तो पूरी पिक्चर फ्लैश होती है, वैसे ही उसके साथ भी यही होना चाहिए, ऐसे करके लिखना चाहिए, ठीक। तो दिस इज़ योर नैरेटिव पार्ट। देन नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन। देखो अब पहले टॉपिक नहीं, पहले इस काइंड ऑफ ऐसे की बात करते हैं हम लोग। आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता है कि मतलब व्हाट मेजर मिस्टेक द स्टूडेंट्स डू इज़ कि वो दोनों साइड लिख देंगे, वो मेरिट्स भी लिख देंगे, उसके डीमेरिट्स भी लिख देंगे। बट इन इंग्लिश लैंग्वेज वेन एवर यू अटेम्प्ट आर्ग्यूमेंटेटिव, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वाद विवाद, जिसे हम डिबेट भी बोलते हैं। तो वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग सम सॉर्ट ऑफ डिबेट, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि उसको या तो इस साइड रहो या तो इस साइड रहो। डोंट सिट ऑन द फेंस इन बिटवीन, बीच में जो जाली बनी है उसके ऊपर नहीं बैठो कि मैं इधर भी नहीं जा पा रहा हूँ, इधर भी नहीं जा पा रहा हूँ। ओके, टेक वन स्टैंड एंड स्टिक टू इट।
अगर आप कहते हो, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन, एंड इफ़ यू थिंक ये आर्ग्यूमेंटेटिव आपका एक सुपर पावर है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक जब हम छोटा सा बच्चा थे तो आई ऑल्सो यूज टू अटेम्प्ट आर्ग्यूमेंटेटिव, क्योंकि वो बहुत ही फ्री माइंड ऐसे होता है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट थिंग, अगर आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हो, फिर से हम कह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक कंक्लूजन लिखना है, एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इसको कैसे लिखोगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रो, ओके, फिर सबसे लास्ट में आएगा कंक्लूजन इसी का। इसके बीच में क्या आएगा? गिव वन आर्ग्यूमेंट, एक कोई भी आर्ग्यूमेंट पेश करो और उसी आर्ग्यूमेंट के बेस पर यू विल गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। फिर उसके बाद सेकेंड आप आर्ग्यूमेंट बताओ और उसी का ही आप एग्जाम्पल फिर से दोगे। ठीक, अब जैसे लिखा हुआ है इसमें, डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन, तो आप इसमें स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो? दैट येस, मॉडर्न इकोनॉमीज आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, जहाँ पर वी स्टडी दैट देयर इज़ टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो कंट्री के पीपल होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, दे सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब उसके बाद इसमें आप बताओ, मतलब ये तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन था। एजुकेशन से आप उसको कैसे रिलेट करोगे कि व्हेन पीपल आर वेल एजुकेटेड दे नो हाउ टू चूज अ पर्सन। अगर आपको किसी को चूज करना है तो यू विल चूज देम वाइजली। इफ़ यू वांट फ्रीडम, इफ़ यू वांट एंटरटेनमेंट, इफ़ यू वांट अ ग्लोबल इकॉनमी, यू शुड बी वाइस इनफ। आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए, आप वेल एजुकेटेड होने चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर के, कि आपको किसी गवर्नमेंट की मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं है कि वो आपके ऊपर आकर के राज करे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप विदाउट एजुकेशन लेते हो कि डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव विदाउट एजुकेशन, जो कि इसका एक अगेंस्ट पॉइंट होगा, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं जिन्होंने बिना पढ़ाई किए भी लीडर बने हैं और उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कंट्री को वेल मैनेज किया है। अगर आपको विद एजुकेशन देना है तो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ गांधी जी, कि एजुकेशन के साथ ही इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों में वाइस होता है, ये भी आप उसमें लिख सकते हो। ओके, बट स्टिक टू वन पॉइंट। अगर आप थोड़ा सा भी, जैसे अपने इसको ऐसे को बढ़ाने के लिए आप 2-4 लाइंस भी अगर यूज़ कर रहे हो ना फेवर में, ऑपोजिट स्टेटमेंट में, तो उसके बाद वापस अपनी स्टेटमेंट में आ जाना। इंट्रोडक्शन, आर्ग्यूमेंट दो कि आप लिखो उसमें ये चीज़ होती है, फिर उसका एग्जाम्पल दो, फिर आर्ग्यूमेंट लिखो, फिर एग्जाम्पल दो। ओके, देन नेक्स्ट इज, नाउ दिस इज अबाउट दैट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें आपको जो भी आप चीज़ें देख रहे हो उसको आपको डिस्क्राइब करना है। क्या लिखा हुआ है कि आप अपने स्कूल बस के एक रेगुलर ट्रैवलर हो। ठीक, वॉट यू सी ऑन योर वे होम ईच आफ्टरनून, हर रोज़ जब आप घर वापस जाते हो आप क्या क्या देखते हो। गिव डिटेल्स ऑफ द फेमिलियर साइट्स एंड साउंड्स यू एक्सपीरियंस ईच डे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ रोज़ देखते हो, फेमिलियर साइट्स हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट इज साउंड्स जो आप एक्सपीरियंस करते हो हर दिन। देखो, डिस्क्रिप्टिव में व्हाट थिंग्स यू कैन यूज़ इज़, फर्स्ट इज़ सेंसरी डिटेल्स होनी चाहिए। सेंसरी डिटेल्स का क्या मतलब होता है? सेंसरी डिटेल्स मतलब कि आपने क्या चीज़ें, यू हैव सीन, क्या चीज़ें आपने देखी हैं, क्या चीज़ें आपने हेयर की हैं। टेस्ट ऑब्वियसली कुछ अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हो, हाँ स्मेल इसमें मेंशन कर सकते हो, बट अभी सिर्फ 2 चीज़ें दी हुई हैं, आपने जो चीज़ें देखी हैं और जो साउंड्स आपने सुने हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आप शो करोगे। सिर्फ ये मत बता दिया करो कि मैंने एक गर्ल को देखा, वो स्कूल जा रही थी, आई हैव सीन अ लेडी हु वाज फिलिंग द वाटर, तो ये सारी चीज़ें नहीं उसमें मेंशन है। डिस्क्राइब इट प्रॉपरली कि हाँ आपने कोई इंसान को देखा, वो यहाँ जा रहा था, शी वॉज डूइंग दिस, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका फिगर्स ऑफ स्पीचेस को यूज़ करना। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है कि आप चीज़ों में क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। दैट सपोज कि यू हैव सीन सम लेडी, तो यू हैव सीन अ लेडी एज ग्रेसफुल एज अ लोटस फ्लावर। ओके, ऐसे करके, तो ये होते हैं कंपैरिजन जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो व्हेन एवर यू विल राइट और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब इसके बाद पिक्चर कॉम्पोजिशन, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पिक्चर्स ही नहीं समझ में आती हैं, बट येस यू कैन मेयरली पिक्चर को डिस्क्राइब करने से ज़्यादा बेटर होता है कि व्हाट यू कैन डू,
आप इसमें कोई एक स्टोरी फिल कर सकते हो, ठीक, कि दिस कैन बी रिलेटेड टू दिस, ये एक स्टोरी, मतलब दिस इज़ बहुत ही ज़्यादा कह लो कि ओपन ऐसे होता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव अपने व्यूज़ इसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अगर इन केस आप किसी भी चीज़ के, जैसे इसमें जो पिक्चर दी हुई है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पॉवर्टी, ठीक, सम सॉर्ट ऑफ मिड डे मील ऐसे करके, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हो। जो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आई विल नॉट आस्क यू टू अटेम्प्ट इट। और एक चीज़ ICSE आपसे ये भी कहते हैं कि ऐसे को हमेशा बिगनिंग में अटेम्प्ट किया करो। क्यों, मतलब हम तो हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करते थे, बट अगर काउंसिल ये चीज़ कह रहे हैं तो फॉर सम रीज़न ही कह रहा होगा ऑब्वियसली। क्यों, शायद इसलिए क्योंकि आपका स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में इमेजिन कर ले, तो लास्ट तक अगर आप रखोगे ना ऐसे को कि हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, चीज़ें आपने स्टार्टिंग में इमेजिन कर ली हैं, बट लास्ट में हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप भूल जाओ। बिगनिंग में ये एक फ़ायदा है कि अगर आपने स्टार्टिंग के 30 मिनट्स उसमें दे दिया, आपको पता है आपका 20 नंबर का ऐसे जो है वो हो गया है। लास्ट में क्या होता है, इन केस बाकी चीज़ों को करते करते आपके पास टाइम नहीं बचता, तो व्हाट स्टूडेंट्स डू, एक तो उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, वो सोच नहीं पाते हैं कि हाँ हमें क्या लिखना है। नेक्स्ट, आपका ऐसे छूट जाने के भी चांसेस होते हैं, जिसमें हो सकता है कि आप सिर्फ 1 पन्ना या 1.5 पेजेस लिख दो, बट attempt it in the very first as a very first question. Next comes your letter writing, जिसमें आपको दोनों में से एक लिखना है। देखो, this is the informal part, informal जिसमें लिखा हुआ है, आर तो लगा दूँ मैं, and this is the formal part। सबसे पहला दिया हुआ है informal, your friend has been unwell and unable to attend the school for 2 weeks। 2 हफ्ते से योर फ्रेंड इज़ अनेबल टू अटेम्प्ट द स्कूल, जिसके बीच में एक इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन हुआ था। इंटर स्कूल, ध्यान रखना, बहुत सारे स्कूल्स आए थे, हैव टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, उसको बताओ कि इवेंट में क्या था, हुआ है और आपका उसमें क्या रोल था। फॉर्मल, इनफॉर्मल, आई हैव मेड यू डन। ओके, शायद हमने फॉर्मल में बहुत ज़्यादा नहीं करवाया, बट इनफॉर्मल में मैंने आपको ओपनिंग लाइंस भी दी हैं, उसको पढ़ो। आई हैव गिवन यू फॉर्मेट ऑफ दिस इनफॉर्मल। इसमें आप क्या लिखोगे, देखो इनफॉर्मल और फॉर्मल का डिफरेंस क्या होता है। इसमें आप बहुत ही जो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे पहली चीज़ फॉर्मेट और दूसरी चीज़ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि नॉर्मली जब आप इसमें लिखोगे तो यू विल राइट इन इनफॉर्मल लैंग्वेज, बहुत ही नॉर्मल कैजुअल सी लैंग्वेज इसमें यूज़ करोगे। ओके, और इसको हम लोग डिटेल में भी अलग से करेंगे, एक एक चीज़ें ये पूरे क्वेश्चन पेपर को हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि व्हाट थिंग्स यू हैव टू राइट, तो अलग अलग चीज़ें इसको डिवाइड करो। ओपनिंग सेंटेंसेस आई हैव गिवन, ठीक, उसी में ही, उसी ओपनिंग सेंटेंस में जो टॉपिकल सेंटेंस होता है आपका, जिसमें टॉपिक होता है, इसी ओपनिंग सेंटेंस में आप अपनी ये भी लिखोगे कि देयर एन इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड एंड आई वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ दैट ड्रामा कॉम्पिटिशन और आई वॉज प्लेइंग दिस रोल, कि अगर आपने कोई एक स्किट कर रहे हो, कोई एक ड्रामा या प्ले कर रहे हो, उसमें आपका ये रोल था, तो आप ये भी उसमें मेंशन कर सकते हो। फिर एक्चुअल में कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई वो आप उसमें डिस्क्राइब करोगे, और लास्ट वाले में कंक्लूडिंग दैट होप यू आर फाइन एंड यू विल जॉइन द स्कूल सून। ओके, सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, योर्स लविंगली एंड दिस। तो ऐसे करके आप इसको ख़त्म कर सकते हो। देन कम्स फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में एक चीज़ याद रखना है, इसका जो फॉर्मेट होता है उसके आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। अगर ISC ने चेंज नहीं किया है तो आई गेस इसके आपको 2 और इनफॉर्मल के 2 और इसके आपको 2.5 नंबर पहले ही मिल जाएंगे। ओके, एंड दिस इज़, ये कितने मार्क्स का होता है, ये आपका 10 नंबर का होता है पूरा पूरा। फिर आता है मेरा फॉर्मल वाला पार्ट। फॉर्मल पार्ट में क्या दिया हुआ है, टाइम देख रहे थे हम। फॉर्मल पार्ट में क्या दिया हुआ है, फॉर्मल में देखो, यू हैव टू राइट टू अ प्रिंसिपल, ठीक, ये वाले की भी हमने फॉर्मेटिंग आपको समझा दी थी। अब इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट यू वांट टू आस्क, कि आपका जो ब्रेक टाइम होता है वो सिर्फ 15 मिनट का होता है। यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर एन एक्सटेंशन इन द ब्रेक टाइम फ्रॉम 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर। 15 मिनट से आधे घंटे का आप चाहते हो कि वो एक्सटेंड हो जाए। गिव द रीजंस कि आप इस चीज़ की रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो।
ओके, फर्स्ट थिंग रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो ये बताओ। दूसरा कि कैसे जो एक एक्सटेंडेड ब्रेक होगा दैट विल मेक अ डिफरेंस टू यू एज अ स्टूडेंट। ठीक, सबसे पहले आप इसमें क्या बताओगे कि हाँ जो भी ब्रेक टाइम है दैट इज़ वेरी लेस, you go for washing your hands, you come back, you eat and then hence it is over, you are not even able to, ये भी आप उसमें इशू बता सकते हो दैट 15 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट्स तो आपके चले ही जाते हैं ऐसे ही प्रेयर करने में, मतलब वॉशिंग योर हैंड्स के लिए जाने में, तो इन सब में आपके 5 to 7 मिनट्स चले जाते हैं। देन इन नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स यू आर नॉट एबल टू फिनिश योर लंच ऑल्सो, ये भी आप उसमें बता सकते हो। बट उसके बाद नेक्स्ट इज कि आपको यह कैसे फ़ायदा करेगा, तो यू कैन टेल देम that the more we play, the more we have physical activity, we will be able to study properly, क्योंकि ये भी बता सकते हो कि soon after your lunch you have some ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब you need to use a lot of brain, but just because you have eaten something and you have not done any physical activity after the lunch, so you feel drowsy, आपको नींद आने लगती है, एंड यू ऑल्सो आर वर्रिड समटाइम्स, एनजाइटी होने लगता है आपको क्योंकि आपने लंच खाया और उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं की है। लंच विल हेल्प यू टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, मीट देम एंड शेयर योर लंचेस, इट विल रिड्यूस ऑल योर स्ट्रेस। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ओके, और लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे इसमें। देखो फॉर्मेट हम आपको इसका बता चुके हैं, कुछ अगर इशू होगा तो हम इसको फिर से लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज द नोटिस, जिसमें आपकी सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, म्यूज़िक कंपटीशन है। नोटिस राइटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, आपको सीधे सीधे वहाँ पर एक कैची हेडिंग लिखनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है इंटर स्कूल म्यूज़िक कंपटीशन, तो कैची हेडिंग में आप इसमें क्या लिख सकते हो, सबसे पहले दैट you can write as beats and tal, join the band, join the music, let us have some music there। ठीक, तो ऐसे करके कोई भी ऐसी हेडिंग जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, इससे भी बहुत ज़्यादा बेटर आएंगे, अभी तो आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं मुझे ऐसे। देन मेन हेडिंग जो कि ये खुद होगी, इंटर स्कूल म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, ऑन कब है, प्लेस कितने बजे से होगी, एंड द वेन्यू यू विल राइट। फिर पीपल टू पार्टिसिपेट, और उसके कौन कौन इंचार्जेस हैं ये आप उसमें लिखोगे कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम क्लास दिस टू दिस, दे कैन सबमिट देयर नेम्स टू दिस पर्सन हु इज़ द हेड इंचार्ज। फिर इसी से रिलेटेड यू विल राइट एन ईमेल, जिसको आई एम अगेन सेइंग कि नोटिस एंड ईमेल हम लोग फिर से करेंगे, अलग करेंगे। ओके, अभी तो हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें होती हैं, ऐसे ऐसे करके पेपर आएगा। नोटिस विल बी ऑफ 5 मार्क्स, ईमेल विल ऑल्सो बी ऑफ 5 मार्क्स, जिसमें आप स्टार्टिंग में ईमेल आईडी लिखते हो, फिर सब्जेक्ट लिखोगे कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट दैट, यही वाला यही सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो इसमें, इंटर स्कूल म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। और नेक्स्ट आप सैल्यूटेशन लिखोगे, डियर प्रिंसिपल। उसके बाद आपका पूरा पार्ट जो है वो वैसे ही जाता है जैसे आपका एक नॉर्मल फॉर्मल लेटर जाता है। ठीक, देन कम्स योर कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आप ये जो कॉम्प्रिहेंशन है प्लीज़ बी अटेंटिव टूवर्ड्स द प्रीवियस 15 मिनट्स जो आपको रीडिंग टाइम मिला है, इसमें इसको कम से कम कितनी बार पढ़ोगे, 2 टाइम्स पढ़ोगे। ओके, ट्वाइस एटलीस्ट, रीड इट ट्वाइस। इसको इस पूरे को रीड करके व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है। अब ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे पहले आज तक क्या होता रहता है, एटलीस्ट 2020 तक क्या होता था कि आपको इसके वो मतलब यू हैव टू चूज़ इट, आपको ढूंढना होता था। लेकिन यहाँ पर ये कैसे किया हुआ है, यू आर गिवन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको उसी में से चूज़ करना है। पहला क्या दिया हुआ है कि आपको एक वर्ड दिया है जो कि पैसेज में से लिया गया, यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड जो कि पैसेज में यूज़ की गई है। ओके, तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, कोई चीज़ जो आपको किसी और चीज़ को सोचने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। बाकी सब इसमें गलत है। दैट हेल्प यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, नो। देन समथिंग, और ये भी हेल्प यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, नो। समथिंग that you use for weight training, obviously not, and something that you helps you not to be distracted, ये भी गलत है।
ओके, देन नेक्स्ट इज फ्रेल. फ्रेल का वैसे भी इन जनरल मीनिंग होता है दैट इज वेरी वीक. और नेक्स्ट इज डेंस. डेंस इज समथिंग दैट इज वेरी थिक. ओके, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे एंड यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. 2-2 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन होंगे, ये वाला 1 मार्क्स का है. यूज़ योर ओन वर्ड्स इन इट, पूरा पूरा कॉपी नहीं करना है. एंड जब भी कोई क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन अगर पास्ट टेंस में है, आपको जो आंसर लिखना है वो भी पास्ट टेंस में लिखना है. प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. ठीक है, फिर इसके बाद आता है मेरा प्रेसी राइटिंग. देखो इन जनरल जो प्रेसी राइटिंग किया जाता है, क्योंकि एज सच उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है कि आपको यही फॉर्मेट उठाना है प्रेसी राइटिंग का. बट स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से की पॉइंट्स लेते हैं. की पॉइंट्स क्या लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिया हुआ है दैट हाउ द अराइवल ऑफ डे सिल्वस चेंज द लाइफ ऑफ द फैमिली इन द लिटिल हंट. ठीक, तो इस पूरे में ऑब्वियसली बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ले लो जो आपको अपने पास लिखने हैं. पहले आपने लिखे वो सारे की पॉइंट्स, कहीं पर भी पॉइंट्स में उसको मेंशन कर लो. देन उसी के ही बेसिस पर एक रफ ड्राफ्ट बनाओ. दैट रफ ड्राफ्ट विल बी डन विद पेंसिल. और उसके बाद इसी का ही एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा दैट इज़ नोन एज फेयर ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का क्या मतलब है, 50 वर्ड्स का है, तो ग्रिड्स बनेंगी ऐसे 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 करके. ठीक, जिसमें 5 ऐसे करके बनाओगे, ये वाले हो गए आपके 5 वर्ड्स, और 10 ये वाली साइड्स बनाओगे. दीज आर द कॉलम्स, दीज आर द रोज. ओके, शायद आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज्ड. तो ये आप ऐसे करके लिखोगे. बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, मार्किंग आपकी हमेशा जो होगी वो इसी पे ही होगी. रफ ड्राफ्ट हम इसलिए बता रहे हैं आपको करने के लिए कि इन केस आपका जो सेंटेंसेस हैं वो 60 वर्ड्स में चले जाएं, 80 में चले जाएं, या हो सकता है आप उनको 40 वर्ड्स में ही ख़त्म कर लो. बट फेयर ड्राफ्ट में व्हाट यू कैन डू इट इन 50 वर्ड्स ओनली. हाँ, 49 इज़ ओके, 51 इज़ ओके. इतना या 2-2 वर्ड्स से अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर. कॉम्प्रिहेंशन आपका टोटल कितने मार्क्स का था, सबसे पहले 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ओके, एंड 3 मार्क्स का 3 मार्क्स वॉज फॉर द पार्ट ऑफ मीनिंग. तो 20 मार्क्स आपके कॉम्प्रिहेंशन में गए. देन कम्स, ये भी 20 मार्क्स का ही होता है. तो नेक्स्ट इज़ योर फंक्शनल ग्रामर, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. फंक्शनल ग्रामर में सबसे पहले आपको दिया जाता है ये वाला पार्ट जिसमें एक पूरा पैसेज होता है और आपको इसको फिलअप करना होता है. दीज आर नोन एज टेंसेस. ओके, पहला दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इसको आपको कुछ नहीं करना है. सेकेंड वाले से देखा करो, जैसे फर्स्ट वाले इसमें स्लोड लिखा है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब में पास्ट ही लिखना हो या सिंपल पास्ट लिखना हो. एनी टेंस कैन बी यूज्ड, कैन बी प्रेजेंट, कैन बी फ्यूचर. और अगर पास्ट भी है तो पास्ट में भी हो सकता है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, ऐसे करके लिखो. सिर्फ 2 चीज़ें इसमें करो. पहले इसको फिल करो अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन कि अगर ये पास्ट की स्टोरी हम पास्ट में इसको लिख दें. और दूसरी चीज़, दोबारा से विद आंसर्स उसको रीड किया करो. ओके, इन विच यू विल ओनली राइट द नंबरिंग इन द कॉपी एंड द आंसर. आपको पूरा पैसेज कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या लिखा हुआ है, आई पुल्ड अप इनटू द ड्राइववे. इन केस आपको इसमें कोई मिस्टेक लगती है, समथिंग दैट यू डोंट नो कि हाँ ये गलत जा रहा है, मैम ने गलत बताया है, तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल करेक्ट इट. I pulled up into the driveway observing the way they had built up the balcony. ओके, फिर I had forgotten, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी forgot दिया है तो हमें इसका थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है. तो I had forgotten that the bricks of the house were, बी का फॉर्म होता है वर, इज़, आर, एम, वर, वॉज, ये सब बी के फॉर्म्स होते हैं. वर चॉकलेट ब्राउन. द न्यू पीपल मेक, उन्होंने क्या किया था, बनाया था. हैड मेड द टाइनी बालकनी इनटू अ स्टडी रूम. आई स्टेयर्ड, स्टेयर्ड क्या होता है, घूरना. तो आई स्टेयर्ड एट दिस हाउस रिमेंबरिंग, मैं क्या याद कर रहा था, अपना चाइल्डहुड देयर याद कर रहा था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन.
दीज आर प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस में सबसे बड़ा इशू होता है जो मुझे नहीं आता है, क्योंकि मतलब आई एम वेरी मच एवरेज इन प्रेपोजिशन, बहुत पुअर भी नहीं कहेंगे, बहुत गुड भी नहीं कहेंगे। इन केस इसमें आपको कोई भी इशू होता है, समथिंग दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेविएशन, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट इज प्लीज़ वॉश ऑफ द करी स्टेन फ्रॉम योर ड्रेस। वॉश ऑफ का क्या मतलब होता है, डबल एफ, ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ को धोना, वॉश करना, ओके। फिर शी टर्नड डाउन द ऑफर। टर्नड डाउन द ऑफर मीन्स क्या होता है, यू आर रिजेक्टिंग द ऑफर, कोई भी ऑफर जो आप रिजेक्ट कर रहे हो फैक्ट्री में काम करने का। द बर्गलर्स, जो चोर चकारे थे, जो थीफ थे, दे ब्रोक इन टू द हाउस व्हेन द फैमिली वॉज अवे। देन आई शैल कम्पीट अगेंस्ट हिम। कम्पीट अगेंस्ट हिम होता है कि आप किसी और से ऑपोजिट टीम में हो, कम्पीट विद हिम साथ में हो और अगले से लड़ाई करनी है या कम्पीट करना है, बट अगेंस्ट हिम मीन्स वो मेरे अगेंस्ट है। शी अग्रीड टू माई प्रपोजल। पर्सन के साथ आप विद लगाते हो, दैट आई अग्री विद यू, और जब आप किसी चीज़ लाइक दिस इज़ अ चीज़ तब आप यूज़ करते हो टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज शी वुड लाइक टू कम ऑन फुट। बाय फुट नहीं होता है, बाय हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कभी किसी सामान बस ट्रेन की बात कर रहे हो, बाय ट्रेन या बाय बस, बट अगर फुट की बात कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो इट विल बी ऑन फुट। फिर द विश्वास ग्रुप ऑफ कंपनीज हैज़ टेकन ओवर। टेकन ओवर मतलब किसी चीज़ को हथिया लेना, जब्त कर लेना, या फिर उनके ऊपर इन्वेस्ट करके सारा कार्यभार अपने ऊपर ले लेना। फिर नेक्स्ट इज ही अग्री टू कैरी ऑन द मैनेजर्स ऑर्डर, कि वो मैनेजर के ऑर्डर को कैरी करेगा, कैरी ऑन। नेक्स्ट इज समथिंग इन विच यू डोंट हैव टू यूज़ एंड बट और सो, और आपको इसको ज्वाइन करना है। ये भी बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इसमें सारे के सारे जो ऑप्शन है सब कुछ एक ही जैसा लगता है, ओके। तो यू हैव टू ज्वाइन द सेंटेंसेस। इट विल बी रिटन एज नो द डेलीगेट्स अराइव्ड द मीटिंग स्टार्टेड, तो इट विल बी रिटन एज नो सूनर। देखो अराइव्ड है तो यहाँ पर डिड होगा और कुछ नहीं होगा, और नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ क्या लगता है, दैन लगता है, वो भी THAN वाला, ओके। तो नो सूनर डिड द डेलीगेट्स अराइव दैन द मीटिंग स्टार्टेड, फर्स्ट वाले का ये होगा। फिर उसके बाद सेकेंड है वी लॉस्ट आवर लगेज, वी लॉस्ट आवर टिकट, वी लॉस्ट आवर लगेज, तो दोनों का ही ऑप्शन क्या होगा, वी लॉस्ट आवर टिकट एज वेल एज आवर लगेज। फिर थर्ड इज ही कल्टिवेट्स ऑर्किड्स, he displays them at the flower show, he cultivates orchids to display at the flower show। बाकी सब इसमें गलत गलत से हैं, इसको पढ़ लेना, इन केस नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ लेना। I will send you this PDF on Telegram, you can join us there। डीवा क्लासेस के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी है। फिर नेक्स्ट इज ही ran away, he had seen the principal coming, ओके। क्या लिखा हुआ है, सीइंग द प्रिंसिपल कमिंग ही रैन अवे। टेंसेज इसमें नहीं चेंज होंगे। देन नेक्स्ट इज यू आर नॉट सपोज टू चेंज द मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंसेज, और इसका टेंस भी सेम ही रहेगा, ठीक है। टेंस और मीनिंग कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेंज नहीं होता है। मतलब यहाँ पर आपको बहुत एम्पल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस दैट आर गिवन। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच वाला जो होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो हमने थोड़ा सा पार्ट करवाया उसका, आपको चाहिए तो आप उस वाले वीडियो को भी देख सकते हो। क्या इसमें लिखा हुआ है, द कैप्टन सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग, तो इट विल चेंज इनटू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या हो जाए, द कैप्टन सेड दैट इट गिव्स हिम, इट गेव हिम, वेट सेड है ना, तो ये पूरा पूरा पास्ट टेंस में हो जाएगा, इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर to be there, here will change into there, this will change into that, तो to be there that evening। फिर next is unless the train arrive on time we shall miss the concert। if अगर जो ट्रेन है वो टाइम पर नहीं आई तो हम लोग कॉन्सर्ट को मिस कर देंगे, ओके। देन नेक्स्ट इज ही हैज़ अप्लाइड मैनी टाइम्स, उसने बहुत बार अप्लाई किया है बट वो कभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखोगे इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग मैनी टाइम, डिस्पाइट के साथ,
डिस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ यूज़ नहीं करते हैं और इंस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ यूज़ करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग मैनी टाइम्स ही हैज़ नेवर बीन सिलेक्टेड, ठीक, ये वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज फ्यू मैनेजर्स आर एज ऑनेस्ट एज जेम्स, जेम्स इज़ मोर ऑनेस्ट दैन मोस्ट अदर मैनेजर्स। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका एडजेक्टिव का है। एक छोटा सा वीडियो हम इसका अलग से बना करके देंगे। एक बुक है क्लास 8th की एवरग्रीन की, इंग्लिश लैंग्वेज एवरग्रीन की, अगर किसी के पास हो तो वेल एंड गुड, वो भी ICSE की किताब है, ओके। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको किसको कैसे चेंज करना है। मतलब हमने भी वहीं से ही पढ़ा है और मुझे बस वही आता है और मुझे कहीं से इसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते, तो यू कैन चेक दैट और वही चीज़ आई विल ऑल्सो मेक यू डू। फिर नेक्स्ट इज आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो इसमें क्या लिखा है, योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू मी, ठीक। फिर आफ्टर दिस, मतलब इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ एक्सेप्टेबल, तो इट विल बी रिटन एज योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल। या फिर इसमें ये भी हो सकता है, अब ये मुझे बता देना क्योंकि इसमें हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। वैसे तो आई विल यूज़ टू मी, बट योर ऑफर इज़ एक्सेप्टेबल, शायद हो शायद ना हो। फिर है एज सुन एज ही फिनिशेज हिज वर्क ही स्टार्ट्स प्लेइंग, हार्डली के साथ वी ऑलवेज यूज़ व्हेन, ठीक। हार्डली के साथ डिड, डज, हैड सब लग सकता है, बट वी विल ऑलवेज यूज़ व्हेन। तो हार्डली डज ही फिनिश हिज वर्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट टेंस है, ओके, दिस इज प्रेजेंट टेंस। तो हार्डली डज ही फिनिश हिज वर्क व्हेन ही स्टार्ट्स प्लेइंग। नेक्स्ट इज माई फादर गेव मी अ पेन, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर। This is active passive that we'll also do someday before your exams. I have never seen Mr. Joe lose his temper. तो never have I seen Mr. Joe losing his temper. Have seen के लिए ही हमने इसको यहाँ पर ऐसे करके लिखा है, नहीं तो never I have seen Mr. Joe lose his temper ये नहीं मुझे लग रहा था। ये वाला पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में, तो आई वॉज फाइंडिंग दिस एज वेरी करेक्ट, ठीक। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ फंक्शनल ग्रामर। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप फंक्शनल ग्रामर भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, इट्स ओके, क्योंकि फंक्शनल ग्रामर में आपको टाइम कम लगता है। प्रेपोजिशंस में लगेगा, थोड़ा सा जूझना पड़ता है उसमें, लेकिन कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है। तो इसलिए आई ऑल्सो सजेस्टेड माई स्टूडेंट्स की एटलीस्ट फंक्शनल ग्रामर पहले कर लो, उसके बाद आपको जो समझ में आए करो। एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू द एसे राइटिंग फर्स्ट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो ताज़े ताज़े आप उसमें रख दोगे, नहीं तो लास्ट तक क्या होता है कि उसको आप भूल जाते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया, प्लीज़ मेंशन इट in the comment box. You can also subscribe our channel for more videos that are coming soon. Till then, keep preparing and just be your best. Thank you.